मॉर्निंग बच्चों। मैं रितु सिंह, सहायक अध्यापक गृह विज्ञान, जो कि वर्तमान में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज होशियारपुर में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी हमारा होम साइंस का जो चैप्टर है, होम साइंस क्लास 10th का, जल स्रोत तथा उसके उपयोग। तो आइए हम जानते हैं उस चैप्टर के बारे में। जल जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही अमूल्य है। प्रत्येक मनुष्य के लिए जल उतना ही आवश्यक है जितनी कि वायु, क्योंकि जैसे हम वायु के बिना नहीं रह सकते वैसे हम जल के बिना भी नहीं रह सकते। हम भोजन के बिना तो रह सकते हैं 25-30 दिन तक आराम से, लेकिन हम जल के बिना तो 6-7 दिन तक भी नहीं रह सकते। और जो मनुष्य का शरीर है उसमें भी लगभग 70 से 75% भाग जो है वो जल का रहता है। और पृथ्वी पर भी जल का अपार भंडार है, यानी कि 2/3 भाग जो है पृथ्वी का वो जल से घिरा हुआ है। अब हम जानेंगे जल के क्या महत्व है, इसकी क्या उपयोगिता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि शरीर के लिए इसकी क्या उपयोगिता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए इसकी क्या उपयोगिता है। मनुष्य की जो एक आवश्यकता है वो एक प्यास भी है, कि बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, जिसको तृप्त किसके द्वारा, पूर्ति जिसकी किसके द्वारा की जा सकती है, जल के द्वारा। तृप्त तो आप किसी से भी कर सकते हैं, कोई भी लिक्विड लेकिन पूर्ति नहीं कर सकते, तो इसको हम जल के द्वारा ही पूर्ण कर सकते हैं इस आवश्यकता को। और हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, इनके निर्माण के लिए भी जल जो है वो महत्वपूर्ण है। रक्त में भी जल का भाग रहता है, क्योंकि रक्त को जल जो है वो तरलता प्रदान करता है। यदि किसी भी कारण से रक्त में जल की कमी हो जाती है तो रक्त जो है वो गाढ़ा होने लगता है, और जब ये गाढ़ा होने लगता है तो हमारी जो रक्त संचार की जो प्रक्रिया है उसमें भी कठिनाई होने लगती है। और भोजन के पाचन में भी जल का योगदान रहता है, क्योंकि जल जो भोजन का पाचन है वो जल के द्वारा ही संभव है, क्योंकि जल जो है वो भोजन को सुपाच्य बनाता है, जिससे क्या होता है कि भोजन जब हम खाते हैं तो हमारे पाचन से लेकर और शोषण तक की जो भी क्रियाएं वो आसानी से पूर्ण हो जाती हैं। तो जल के अभाव में पाचन भी संभव नहीं है। और हमारे शरीर की और भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जिसके कारण क्या होता है वो हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां विद्यमान रहती हैं, और ये ग्रंथियां अपने कार्य को करने के लिए बहुत सारे रसों का स्राव भी करती हैं। तब जब स्राव करती हैं तो इन ग्रंथियों को जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि जल जो है वो ग्रंथियों से जो स्राव होता है या जो रस निकलता है उसको तरल बनाता है, यानी कि उसको तरलता प्रदान करता है। और इसके अलावा भी हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि बहुत सारे जो हानिकारक तत्व हैं वो हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। तो जब ये शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं तो हमें इन्हें शरीर से बाहर निकालना भी बहुत आवश्यक होता है, और बाहर निकालने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम जल ग्रहण करेंगे तभी ये हानिकारक तत्व या तो पसीने के रूप में या मूत्र के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और अगर हम पर्याप्त मात्रा में जल लेते रहेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो त्वचा है वो भी कोमल बनी रहेगी। अब हम आते हैं जल की जो हमारी और भी बहुत सारे कार्यों में क्या उपयोगिता रहती है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि घरेलू कार्यों में क्या उपयोगिता रहती है, कि जल हमारे घरेलू कार्य भी बहुत सारे ऐसे हैं जो जल के बिना पूरे नहीं हो सकते, जैसे कि भोजन बनाना है, स्नान करना यानी कि नहाना, कपड़े धुलना, घर की सफाई करना, या जो भी हमने घर में पेड़ पौधे लगा रखे हैं तो उनको भी पानी देना जिससे कि वो हरे भरे बने रहें। तो इन सारे कामों के लिए हमें जल की आवश्यकता पड़ती है, जल हमारे लिए ज़रूरी रहता है। अब सामुदायिक कार्यों में हम देखते हैं कि क्या उपयोगिता रहती है। हम सभी जानते भी हैं और हमने देखा भी होगा कि सामुदायिक कार्यों में जल कहाँ कहाँ उपयोग होता है, जैसे कि सड़क हैं, गलियाँ हैं, नालियाँ हैं, इनकी सफाई के लिए भी जल ज़रूरी है। बहुत सारे पार्क, उद्यान और जो क्रीड़ा स्थल हैं उनको हरा भरा रखने के लिए जल आवश्यक है। अगर जल नहीं रहेगा, हम उनको जल नहीं देंगे तो वो हरे भरे नहीं रहेंगे, बहुत जल्दी सूख जाएंगे। और जल से विद्युत शक्ति का उत्पादन भी किया जाता है।
जिससे हमें प्रकाश मिलता है और इसी से बहुत सारे उद्योग धंधे भी चलते हैं। अब हम देखेंगे जल की संरचना या जल का संगठन क्या है। तो जो कैवेंडिश थे, जो कि एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे कैवेंडिश, उन्हीं ने जल के संगठन की खोज की थी कि जल जो है वो हमारा एक रासायनिक यौगिक है। शुद्ध जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इसमें 2 भाग तो हाइड्रोजन का रहता है और 1 भाग ऑक्सीजन का रहता है। इसीलिए इसका जो सूत्र है वो है H2O। और तापक्रम के अनुसार यदि हम इसकी अवस्थाओं को विभक्त करें तो ये 3 अवस्थाओं में पाया जाता है तापक्रम के अकॉर्डिंग। सामान्य ताप पर ये द्रव अवस्था में यानी कि तरल अवस्था में रहता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी जब कम तापमान हो जाता है तो जल जो है वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप रहता है तो ये जल बाष्प में बदल जाता है। ये जो जल की अवस्था है उसको हम गैसीय अवस्था कहते हैं। तो इस चैप्टर में हमारा जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। बाकी हम चैप्टर जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।